अहमद साहब, ये क्या लगा आपको? क्योंकि कल रात तक मैंने देखा कि कुछ तज्जिया निगारों का मानना था गो कि ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ताने दिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को, CNN को, तमाम को रगड़ दिया और बाद में वो ट्वीट किया कि इन 3 ममालिक की दरख्वास्त पर मैं हमला रोक रहा हूँ। तो इन आउटलेट्स का ये मानना था कि ये असल में फेस सेविंग निकली है ट्रंप के लिए, इंटरनल बड़ा प्रेशर है, तो ये फेस सेविंग और उस बीच में दबाव है ईरान के ऊपर कि वो डील करे। क्या आप ये असेसमेंट दुरुस्त समझते हैं आप? जी जाम साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, फेस सेविंग की जहां तक बात है, बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स हैं यहाँ पे, मल्टीपल चीजें हैं जो एक वक्त में ऑपरेट कर रही हैं। हम्म। जिस धमकी के बाद आप एक डिप्लोमेसी के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशन में जब निगोशिएशंस हो रही होती हैं, टॉक्स हो रही होती हैं, एक हाई इंटेंसिटी इन्वायरमेंट के अंदर आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, जंग बंदी को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें जिस स्टेटमेंट में धमकी के साथ ये बात आए कि आप डील कर लें, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रेटरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है हम्म। टेबल के ऊपर अपनी निगोशिएटिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए। उस धमकी के एक्चुअलाइज होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू कि उसका इस्तेमाल किया जाए टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा है, आप पिछले अरसे काफी अरसे से आप देखते चले आ रहे हैं कि ये रेटरिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं निगोशिएशन के सराउंडिंग के अंदर, ताकि हम्म। अपनी पोजीशन को या अपनी शराइत को मनवाया जा सके। हम्म। दूसरी, जहां तक आपने न्यूक्लियर की बात की है, ईरान हैज ऑलवेज बिन वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो सारा कुछ, लेकिन इस वक्त ईरान के लिए भी और यूएस के लिए भी आई थिंक जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट या फ्रेमवर्क या सस्टेनेबल पीस जो है मिडल ईस्ट के अंदर, उससे ज्यादा दोनों ममालिक के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस और डोमेस्टिक कैपिटल को अपीज करना, सेटिस्फाई करना और उसके लिए कुछ ना कुछ एक नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करके जाना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के बिहाफ पे भी। और अमेरिका के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस और उससे डोनाल्ड ट्रंप की गिरती हुई साख, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो आप अपने बयान देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो डिप्लोमेटिक टेबल पे अपनी स्पेस इंक्रीज करने के लिए, दूसरा अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, डोमेस्टिक पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए ये बयान इस तरह के दिए जा रहे हैं। चांसेस ऑफ अ वॉर ऑफ दीस, इन दोनों ममालिक का दोबारा से एक फुल फ्लैज जंग में जाने के चांसेस रिलेटिवली कम है हम्म। एज कंपेयर टू इस बात के कि ये जो पीस प्रोसेस है या ये जो सीज फायर है, ये लंबा चलेगा, एक्सटेंड होगा। ठीक। अच्छा अहमद अल अरबी साहब, अब ये जो 2 से 3 दिन की विंडो की कहानी भी हमें समझ आ रही है, आपको लगता है कि विद इन दीज 2 to 3 days कोई पॉसिबल डील स्ट्राइक हो सकती है या हमें जंग देखने को मिलेगी? देखिए, आई आई थिंक जाती तौर के ऊपर मिडल ईस्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एक इन्वायरमेंट है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेयर्स जो हैं, लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं स्पॉयलर्स की। सो इसमें आप कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन में चांसेस कम हैं कि कोई डील भी मिले और उस बात के भी चांसेस कम है कि जंग हो। आई थिंक ये निगोशिएशंस और ये मुज़ाकरा जो हैं ये आगे बढ़ने चाहिए। और मैं कोई टाइम आइडेंटिफाई नहीं इस तरह से शायद कर सकूं कि 2-3 दिन में क्या होगा, लेकिन आई थिंक दोनों ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी कम है। अहमद साहब, ये आपको लगता है कि इस जंग के खात्मे के बाद नॉट ओनली विद इन द मिडल ईस्ट बट अक्रॉस द ग्लोब नए ब्लॉक्स इमर्ज होंगे, उनकी शेप क्या होगी, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? जी देखें, इस पे हंटिंगटन बहुत डिटेल में लिख चुका है 1992 जी। ऑनवर्ड्स क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस, और उसके बाद मल्टीपल जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बाद में जो फोरसी कर रहे थे मल्टीपोलैरिटी को। आई थिंक दुनिया विल, द वर्ल्ड विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पोल्स, और उन मल्टीपोलैरिटी के अंदर जिस तरह आमतौर पे पिछले 5,000 साल दुनिया एग्जिस्ट करती आई है, आई थिंक उसी तरीके की एग्जिस्टेंस रहेगी। मिडल ईस्ट की एक बहुत एक बड़ी हार्डकोर रियलिटी है। पिछले 1,000 साल या 1,500 सालों की भी अगर आप बात करें, तो मिडल ईस्ट किसी ना किसी शेप और फॉर्म में वो यूनाइटेड रहा है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभी पिछले 100 साल से, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के ऑनवर्ड्स जब ये साइक्स पिकेट एग्रीमेंट आया है, उसके बाद से जो मिडल ईस्ट की कंडीशन आप देख रहे हैं वो एक एनॉमली है। वो मिडल ईस्ट का नेचुरल वे ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस तरह यूरोप पिछले 1,000 साल में डिवाइडेड रहा है, कभी भी इकट्ठा नहीं रहा है, यूरोप का भी इकट्ठा होना और यूरोपीय यूनियन का बनना, ये एक एनॉमली है। ये इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंसेस हैं उनके खिलाफ जाके एक चीज बनी है, आर्टिफिशियली क्रिएट हुई है। तो ये दोनों एरियाज अपनी रियलिटी की तरफ वापस जा रहे हैं। जहां तक आपने यूएई की बात की है, देखें यूएई वाले, जो यूएई की गवर्नमेंट है, उनकी बड़ी डेप्थ है, एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है एक रीजन की, और उनको इस
बात की रियलाइजेशन है कि जो यूएई है वो ये जो मुस्लिम अलायंस लार्जर जब भी बना है या बन रहा है या फॉर्म होगा, उससे अलहदा होकर उनका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। सो ये जो बात आप कर रहे हैं कि नेतन्याहू यहाँ पे आया और फिर नेतन्याहू ने कह दिया और यूएई उसको कंडेम कर रहा है, द वेरी फैक्ट कि वो ऑफिशियली उसको कंडेम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें उनके ऑफिशियल स्टोरी के साथ ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर नेतन्याहू यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर आप बात करें वो आया है, फिर भी अगर वो ऑफिशियली उसको कंडेम कर रहे हैं, इसका मतलब है उसका सारा ट्रिप वो निगेट कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये, जब से ये जंग शुरू हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, आप मुझे ये बताएं, जितने बड़े जरीदे हैं, कौन सा ऐसा जरीदा है जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया इंफॉर्मेशन को और मिस इंफॉर्मेशन को वेपनाइज करके इस जंग के अंदर That is true. इसराइल के पार्ट Being a student of communication studies, I would tend to agree with you as far as the role of these publications are concerned, Ahmed साहब. But जब आप बात करते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट की, so here is my objection. मोफा जो यूएई की स्टेटमेंट जारी करती है पहले दिन आफ्टर द क्लेम मेड बाय नेतन्याहू, उसमें 3 पैराग्राफ हैं। एंड पे वो कहते हैं कि मीडिया जिम्मेदार है, खबर गलत दे रहा है, मीडिया ने ये मामला ठीक तरह से हैंडल नहीं किया, मीडिया को चाहिए कि वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है यूएई से लेके वो जारी करे। ये इंफॉर्मेशन मीडिया ने कहाँ लीक की है? ये तो चाहे वो सीबीएस हो, रॉयटर्स हो या दीगर आउटलेट्स हो, उन्होंने तो नेतन्याहू को कोट किया कि ही मेड अ क्लेम। तो यूएई को चाहिए था कि वो कहती कि जी ये नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी कहां से आ गई यहाँ पे सिर्फ इस एक मसले के अंदर? बाकी मामलात में मैं आपसे एग्री करता हूं। सो ये जो उन्होंने डेविएट मोफा यूएई ने जो डेविएशन की वो इन द नेम ऑफ मीडिया की। कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल जो है इस बारे में जो स्टेटमेंट दे रहा है वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। वो तो इस बात का भी डिनाइल नहीं दे सके कि उनका आईडीएफ का चीफ आया या मोसाद का चीफ आया या दीगर लोग आए, और फिर अगले दिन लोगों ने ऊपर सोर्स से यह खबर भी छापी कि यूएई से 2 जेट तैयारे स्पेशली तल अवीव जाके पहुंचे हैं। तो यूएई को कहना चाहिए कि ये नहीं आए, ये झूठ बोल रहे हैं। मीडिया के ऊपर लाए करके आप ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी मीडिया गलत कह रहा है, इसराइल भी गलत कह रहा है। अब जो पहली खबर आई रॉयटर्स की तरफ से, तो उसके ऊपर उसके बाद उन्होंने ये सारी जो मीडिया हाइप क्रिएट हुई वो रॉयटर्स की खबर के बाद हुई। अगर आप पर्सपेक्टिव जान, मैं डिफेंड नहीं कर रहा यूएई को, ना मैं किसी और मुल्क को डिफेंड, अगर मुझे डिफेंड करना पड़े तो मैं पाकिस्तान को डिफेंड करूंगा, उसके अलावा मुझे किसी और मुल्क को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि जब इंटरनेशनल रिलेशन, जब फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है ना, यूएई के आप मीडिया को देखें, उनके मीडिया ने हर तरह से क्रिटिसाइज किया इस स्टेटमेंट, उनका नहीं हुआ ट्रिप। लेकिन जब फॉरेन ऑफिस की बात आती है ना, जब डायरेक्टली फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व होता है तो उस पर मल्टीपल कॉन्टूर्स होते हैं, मल्टीपल चीज। आज फॉरेन ऑफिस हर मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर, हर इल्जाम के ऊपर किसी मुल्क का बयान देना शुरू कर दे तो फिर तो बात कहां की कहां चली जाएगी। सो जाहिर है उनकी अपने एक प्रोसेस है, उनका अपना एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने लेस कॉन्फ्रंटेशनल रखते हुए उन्होंने कह दिया कि नहीं आया। जब एक फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि नहीं आया तो बात खत्म हो जाती है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई थिंक इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑडिट यीनॉन का यीनॉन प्लान था 70s का, जिसमें उसने कहा था कि हमने मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाना है और उसको लड़वाए बगैर हम अपना ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जो है उसको अचीव नहीं कर सकते। सो बिल्कुल उसी रास्ते की जानिब है सूरत हाल। अच्छा मैं अहमद आपसे